Assalamualaikum. A topic from the GIT surgery, upper GIT surgery is hiatal hernia. Hiatal hernia में सबसे पहले हम देखेंगे कि as you can see here, this is which muscle? डायफ्राम का मसल है ये। और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा इसोफेजियल हाइटस। और हमने जब इसोफेगस की एनाटमी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इसोफेगस जो होता है इस हियाटस से गुज़र के जो है थॉरैक्स से एब्डोमेन में आता है। सो दिस इज़ एक्चुअली हियाटस, एन ओपनिंग, अ डिफेक्ट इन द डायफ्राम। सो हियाटस जो है इसका मतलब क्या होता है? एनी डिफेक्ट। और अब हम देखेंगे हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया मीन्स कि इस डिफेक्ट में से अब जो है ना एबनॉर्मल कुछ निकलेगा। तो वो क्यों निकलेगा? सबसे पहले नॉर्मल पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक मसल डायफ्राम के ऊपर जो है एक आपको लिगामेंट नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ फ्रीनो एसोफेजियल लिगामेंट। ये जो फ्रीनो एसोफेजियल लिगामेंट होता है ना, ये एक्चुअली इतनी सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि इसोफेगस जो है वो इजीली डायफ्राम जो है उसे क्रॉस कर सके। इस हियाटस के थ्रू एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ये सपोर्ट वीक हो जाए तो क्या होगा कि जो है ना नीचे से जो एब्डोमेन के कुछ मतलब पार्ट्स होंगे, एब्डोमेन के कुछ पार्ट्स होंगे, उनको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे तो बड़े मज़े की ओपनिंग है, हम यहाँ से गुज़र के ऊपर जाके देखते हैं ज़रा थॉरैक्स में क्या पड़ा हुआ है। तो इस ओपनिंग के थ्रू फिर क्या होगा, अगर ये लिगामेंट जो है वीक हो जाता है तो एब्डोमेन की जो चीज़ें हैं ना वो इस होल से गुज़र के ऊपर थॉरैक्स में चली जाएंगी, प्रोट्रूड कर जाएंगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हियाटल हर्निया। ये भी आपको यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि यहाँ पे भी फ्रेनियो एसोफेजियल लिगामेंट है जो कि एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है कि इसोफेगस जो है वही सिर्फ एब्डोमेन में जाए थॉरैक्स से, बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ना जाएं, और जो एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स हैं वो एब्डोमेन में रहें, और जो है थॉरैक्स के स्ट्रक्चर्स वो थॉरैक्स में रहें। लेकिन फिर हो जाएंगे हमारे हर्नियाज़ हो जाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम बुक का टेक्स्ट देखते हैं, इसका इनिशियल टेक्स्ट, फिर हम इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द टॉपिक हियाटल हर्निया। हियाटस मीन्स एनी डिफेक्ट, एंड esophageal hiatus means a defect in the diaphragm, a hole in the diaphragm through which the esophagus passes from the thorax into the abdomen. Hiatus hernia कब होगा? When the part of stomach protrudes into the thoracic cavity through or along the side of esophagus, esophageal hiatus of diaphragm। के नीचे जो स्टमक है उसके पार्ट्स या नीचे जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर आने की कोशिश करना शुरू कर देंगी, तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ हियाटल हर्निया। जो कि नॉर्मल ऊपर नहीं थी, यानी वो एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स थे, उनको एब्डोमेन में रहना चाहिए था, लेकिन अब जब उनको मिलेगा कि यहाँ पर तो जी जो है ये होल बड़े मज़े का है, हम देखते हैं ऊपर जाके क्या चीज़ें हैं, तो वो आ जाएंगी। सो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि फ्रेनिको एसोफेजियल जो मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंड कर रही होती है लोअर इसोफेगस को और उसको फिक्स करी होती है डायफ्राम के साथ, ताकि गैस्ट्रिक हर्निएशन जो है वो इसोफेजियल हियाटस में से ना हो थॉरैक्स में, वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। अब जो वीक होगी तो हर्निएशन जो है वो तो डेवलप होगी इनटू द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमेन। सो टाइप्स आ जाती हैं। अब हर्निया की ना 4 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, टाइप 3 होती है, टाइप 4 होती है। ये आप समझ लें कि सिवियरिटी पे है। अगर सिर्फ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जो है वो ऊपर जाएगा तो टाइप 1 होगी। अगर जी स्टमक का थोड़ा सा पार्ट भी साथ जा रहा है तो फिर उसको हम कहेंगे कि जी टाइप 2 है। अगर जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन प्लस स्टमक का जो पार्ट है दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो वो टाइप 3 होगी। और टाइप 4 क्या होगी? जिसमें एब्डोमेन के दूसरे स्ट्रक्चर्स भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ
कि कितनी चीज़ें जितनी ज़्यादा ऊपर जाएंगी उतनी ज़्यादा टाइप्स बढ़ती जाएंगी। सबसे पहले आप देखें फिगर ए, यहाँ पे आपको टाइप 1 हर्निया दिखाया गया है, जिसमें आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन दिखाया गया है। ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, जब ये ऊपर चला जाएगा उस होल से, उस डिफेक्ट से इनटू द thoracic कैविटी, सो दिस विल बी टाइप 1 हियाटल हर्निया। इसको हम स्लाइडिंग हियाटल हर्निया भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको जो नीचे अगर हम देखें बी वाली फिगर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है देखें तो जो हमारा स्टमक है ना, उसका जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है वो तो अपनी जगह पे नॉर्मल है, लेकिन जो स्टमक है ना उसकी फंडस जो है वो क्या हो रही है, वो हमारी एब्डोमेन से थोरेसिक कैविटी में जा रही है थ्रू द डिफेक्ट इन द डायफ्राम। सो दिस विल बी टाइप 2 हियाटल हर्निया, या इसका दूसरा नाम होता है रोलिंग हियाटल हर्निया, या इसके अलावा इसका नाम होता है पैराइसोफेजियल हियाटल हर्निया। पैराइसोफेजियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ईसोफेगस के साथ होता है, बिल्कुल पैरेलल होता है उसके तकरीबन, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द पैराइसोफेजियल हियाटल हर्निया और द rolling hiatal hernia or the type 2 hiatal hernia, in which the part of the stomach is actually protruding into the thoracic cavity. Type 3 देखें mixed hernia, mixed hiatal hernia। mixed क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन भी ऊपर जा रहा है और पार्ट ऑफ स्टमक भी ऊपर जा रहा है। सो दिस विल बी ऑफ द मिक्स्ड टाइप विच इज़ टाइप 3 हियाटल हर्निया। ये पिक्चर्स आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस में हम सिम्टम्स बताएंगे कि पेशेंट को क्या आ रहे होंगे। अब ये टाइप 4 देखें। टाइप 4 इज़ द जाइंट, इसको हम कहते हैं जाइंट हियाटल हर्निया। क्यों जाइंट हियाटल हर्निया कहते हैं, क्योंकि इसमें एब्डोमेन के दूसरे स्ट्रक्चर्स भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा है एब्डोमिनल स्प्लीन, कॉलॉन जो हैं वो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हमारे मतलब दूसरे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। दिस विल बी द टाइप 4 हियाटल हर्निया और द जाइंट हियाटल हर्निया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइप ए में आपको कैसे सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन ऊपर चला गया है और हमने जब गर्ड डिस्कस किया था तो उसके रिस्क फैक्टर्स में एक हमने देखा था हियाटल हर्निया। तो हियाटल हर्निया जिसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन ऊपर चला जाता है ना, उस पर गर्ड के चांसेस हो जाएंगे। तो जो टाइप 1 है उसमें या तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा या फिर गर्ड के सिम्टम्स के साथ आ रहा होगा। तो आपको जो है इसको मतलब देखना पड़ता है और गर्ड को ट्रीट करना पड़ता है फिर। और ये बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये ऊपर स्टमक जा रहा है, मतलब एब्डोमेन की जो चीज़ें हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जिनको एब्डोमेन में रहना चाहिए था, अगर वो थॉरैक्स में आ जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि हमारे लंग्स के ऊपर वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, और आपको नहीं लगता कि वो पेशेंट जो है वो उसको सांस लेने में मसला होगा। उसके हार्ट के ऊपर जब ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिक्कत देंगे कि हमें आने दो, हमने देखना है थॉरैक्स में क्या है, तो क्या उसको प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगी, क्या पेशेंट को जो है वो डिस्फेजिया होगा जब ईसोफेगस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्या पेशेंट से खाना जो है वो उसका बाहर आ रहा होगा, रिगर्गिटेशन होगी। और जो है यहाँ पर जो है फिर वॉल्वुलस बनने के भी बहुत चांसेस होते हैं कि ये जो है ना, ये जो पैराइसोफेजियल है मोस्टली ये क्या करता है, ईसोफेगस के इर्द गिर्द ना ट्विस्ट कर जाता है, फिर वॉल्वुलस बन जाता है। फिर वो वॉल्वुलस जो एक ट्विस्टिंग से बनता है वो उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है और फिर वहाँ पर इस्कीमिक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब इसको हम बुक से देख लेते हैं, थोड़ा सा आपके माइंड में क्लियर हो रहा है कि क्या क्या हो रहा है। एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स थॉरैक्स में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं,
क्योंकि वो लिगामेंट एक वीक हो गया है, फ्रेनिको इसोफेजियल मेम्ब्रेन वीक हो गई है, जिसने जो है रोका हुआ था कि जो है एब्डोमिनल कंटेंट्स थॉरैक्स में जहाँ ना आए। फिर हमने देखे टाइप्स क्या होती हैं इसकी। सो टाइप 1 इज़ द hiatal hernia. The gastroesophageal junction moves up into the thorax. Most commonly patients जो हैं वो इसी के साथ आते हैं 95% केसेस में, लेकिन मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं या गर्ड के साथ आते हैं। नेक्स्ट इज़ द टाइप 2. टाइप 2 इज़ द पैराइसोफेजियल, यहाँ पे आपको मिलेगा पैराइसोफेजियल और द रोलिंग हर्निया। इसमें क्या होगा, ऑल और द पार्ट ऑफ स्टमक herniates into the thorax immediately adjacent and left to the undisplaced gastroesophageal junction। मतलब गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शंस जो हैं वो वहीं पर है, लेकिन स्टमक जो है वो प्रोड्यूट करके है। तो यहाँ पे गर्ड के सिम्टम्स प्रोमिनेंट नहीं होंगे, यहाँ पर डिस्फेजिया हो सकता है पेशेंट को, या रीगर्गिटेशन हो सकती है, या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थोड़े बहुत आ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है टाइप 3। देन इज़ द टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक भी ऊपर हो रहा होगा और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन भी। फिर टाइप 4 आ जाता है। टाइप 4 को हम जॉइंट हर्निया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल कंटेंट्स अदर देन इन एडिशन टू स्टमक हर्निएट करते हैं। टिपिकली इसमें क्या होता है, ये लार्ज होते हैं और इसमें स्प्लीन एंड कॉलॉन भी आ जाता है इन एडिशन टू स्टमक। नीचे आपको पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे मैंने आपको बताया। जो टाइप 1 होगा उसमें एसोसिएटेड हार्ट बर्न हो सकता है, रीगर्गिटेशन हो सकती है, गर्ड के सिम्टम्स आते हैं। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इसमें क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस होगी, और जिसमें क्योंकि एडजेसेंट इसोफेगस जो है वो कंप्रेस हो रहा है, इस वजह से पोस्ट प्रेंडियल जो है वो फुलनेस होगी। और फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे होंगे, जिसमें डिस्निया होगा, पेशेंट से सांस लेने में मसला होगा ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द लंग्स, एंड एस्पिरेशन निमोनिया भी होगा क्योंकि वो कंटेंट्स रिगर्गिटेट करके लंग्स में चले जाएंगे। फिर अल्सरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो अनीमिया हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि वॉल्वुलस बन सकता है। वॉल्वुलस की वजह से क्या होगा, इस्केमिक इन्फेक्शन होगा, ब्लीडिंग होगी, परफोरेशन होगी और फिर सेप्सिस हो जाएगी। जब परफोरेशन होगी तो फिर तो सारी बॉडी में फैलेगा ना, तो सेप्सिस हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसकी क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहेंगे। हाइटल हर्निया आपने थोड़े से क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, पता नहीं पेशेंट को सांस में मसला क्यों हो रहा है, पता नहीं पेशेंट को रिगर्गिटेशन में सब कुछ क्यों हो रहा है, आप गर्ड लेबल कर दोगे। अच्छा गर्ड है, अगर टाइप 2 है या आगे की तरफ, उसको दवाइयाँ देना शुरू कर दिया आपने, लेकिन फिर भी वो पेशेंट दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, रिकरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं गर्ड के। ठीक है, तो फिर आप जो है क्या कैसे देखोगे, मतलब कैसे देखोगे, आपके पास कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। गर्ड में तो आप वो करते थे ना, वही वाली बेरियम करोगे, बेरियम स्वालो करवाओगे, और गर्ड में आपने कौन सी देखी थी, एंडोस्कोपी करवाओगे, और एक्सरे चेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या आपको नज़र आ जाएगा हर्निया। सो एक्सरे चेस्ट में ना एक्चुअली होता ही है कि जो है एयर फ्लूइड जो है वो आपको मिलता है पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में। एयर फ्लूइड लेवल जो है वो इसलिए मिलता है कि नीचे फ्लूइड होता है, नीचे आपको वाइट कलर का फ्लूइड बैठा हुआ नज़र आता है, एक डिमार्केशन लाइन होती है और उसके ऊपर ब्लैक सी एयर होती है, वो आपको नज़र आ जाती है। बेस्ट मेथड जो आपका होता है वो बेरियम स्वालो होता है। बेरियम स्वालो पेशेंट को जो है वो आप देते हो बेरियम खाने के लिए, मींस के वो उसको थोड़ा सा मील टाइप लेगा और वो उसके वहाँ पे जिस एरिया में जो है ना, मतलब उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ पे आपको बेरियम स्वालो दिखाया हुआ है, इसमें आपको दिखाया हुआ है बेरियम स्वालो कि वो वाला पार्ट जो स्टमक के ऊपर आया हुआ है ना, उसके अंदर जाके बेरियम जो है उसने इकट्ठा हो गया है और वहाँ पे बॉल लाइक हमें अपीयरेंस आ रही है। इसका मतलब कि स्टमक जो है ना वो थॉरैक्स में आया हुआ है। और फिर एंडोस्कोपी होती है। अब एंडोस्कोपी है कि अगर आप डाल के देखना चाहो ना, तो आप उसको ना, क्योंकि फ़ाइबर ऑप्टिक होती है और ये जो एंडोस्कोपी होती है ना, ये रीट्रो वर्जन भी इसकी कर सकते हो। मतलब आप इसको ना इधर उधर घुमा के, कैमरा होता है ना एक, आप कैमरे को किसी भी जगह पे लेके जाके ना उसको देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये जो है ना, ये ईसोफेगस की है ना, वो नीचे जाके ईसोफेगस ने स्टमक में जाना है। अब स्टमक का ये पार्ट जो फंडस होता है वो तो ऐसे होता है ना, मतलब एक एंगल बनाया होता है। तो आपने फॉर एग्जांपल ये एंडोस्कोपी डाली ना, एंडोस्कोप आपने डाला, तो आप यहाँ से घुमा के ना इसको इधर करके भी इधर से भी देख सकते हो, मतलब जहाँ मर्ज़ी लेके जाके, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल सी होती है तो यू कैन मूव इट इन एनी डायरेक्शन। फिर एंडोस्कोपी आपको जो है वो विजुलाइज़ कर देगी कि सेपरेट ओरिफिस है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के अलावा भी एक ओरिफिस आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन बेस्ट मेथड जो है वो आपका बेरियम स्वेलो ही है, जिसमें आपको जो है वो मीडियस्टाइनम में स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? जो टाइप 1 हर्निया है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं ट्रीटमेंट करेंगे कोई। लेकिन अगर गर्ड के सिम्टम्स आ जाते हैं तो गर्ड के मुताबिक ट्रीट करेंगे, और गर्ड की ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं। और अगर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है, जिसमें क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वॉल्वुलस बनने के चांस है, इन्फेक्शन होने के चांस है, ब्लीडिंग परफोरेशन होने के चांसेस हैं, तो उसको थोड़ा सा ऑपरेटिवली हमने रिपेयर करना होता है। हमने या तो थोरेसिक अप्रोच करनी होती है या एब्डोमिनल अप्रोच करनी होती है, उसके थ्रू हम ऑपरेटिव रिपेयर करते हैं हर्निया का। ठीक है, मतलब कि जो टाइप 2, 3, 4 है ना, उसमें कॉम्प्लिकेशंस का खतरा है। ऑब्वियसली आपने देखा कि क्या हालत हुई होगी पेशेंट की, तो फिर आप कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको टाइप 1 हर्निया दिखाया हुआ है, जिसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जो है वो ऊपर चला गया हुआ है और रिफ्लक्स हो रहा है। नेक्स्ट हमारे ना 2 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। एक हमारा टॉपिक है, आपको मिलेगा बुक पे, दैट इज़ बोरहेव सिंड्रोम, और एक होगा आपको मेलेडी-वीज सिंड्रोम। अब देखें, दोनों में यही होगा कि पेशेंट ना बहुत फोर्सफुल वॉमिटिंग कर रहा होगा। एक पेशेंट आप कंसिडर कर लें, पेशेंट इमेजिन कर लें आपके सामने है, और वो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से वॉमिटिंग कर रहा है, मतलब फ़ोर्सफुल वॉमिटिंग कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्यूट अपेंडिसाइटिस के कुछ पेशेंट्स होते हैं, या एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट है, तो एकदम से उसकी इतनी तेज़ी से जो है ना वॉमिटिंग फ़ोर्सफुली बाहर आती है। अब जब वो वॉमिटिंग इतनी फ़ोर्सफुली बाहर आएगी, तो आपको लगता है कि वो जो ईसोफेगस है उसके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह आएगा, उसकी वॉल्स के ऊपर? तो यही केस है। क्या होगा, मैं अगर आपको बताऊं, बोरहेव सिंड्रोम जैसे भी प्रोनाउंस करो इसको। एक बंदा था, ठीक है, उसकी हिस्ट्री थोड़ी ऐसी थी कि एक बंदा था, उसको ना फोर्सफुल वॉमिटिंग हो रही थी। अब वो फोर्सफुल वॉमिटिंग के बाद ना उसकी डेथ हो गई। अब किसी को भी नहीं पता था कि इसकी डेथ क्यों हुई है ना, बस वॉमिटिंग के बाद डेथ हो गई। अब हम सोच सकते हैं वॉमिटिंग के बाद हुई है तो शायद उसकी सारी वो वॉल्यूम लॉस हो गया हो, ये इस तरह से। उसकी ऑटोप्सी की गई, ये कहानी आपकी बुक में भी लिखी हुई है। ऑटोप्सी की गई, ऑटोप्सी पे जी पता चला कि उसके ना ईसोफेगस के सारे कंटेंट्स जो है ना उसके मीडियस्टाइनम में गए हुए थे, और जी ईसोफेगस के अंदर ना होल हुआ था उसकी वॉल के अंदर, उसमें से सारे कंटेंट्स मीडियस्टाइनम में गए हुए थे, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई हुई थी। फिर उन्होंने मतलब पता लगाया कि अच्छा ये जो है ना एक बोरहेव बंदा था, उसका नाम पे जो है ना, फिर उसने पता लगाया कि हाँ ये फ़ोर्सफुल वॉमिटिंग के रिज़ल्ट में ईसोफेगस की वॉल जो है वो परफोरेट कर जाती है। उसके रिज़ल्ट में सारे कंटेंट्स जो हैं वो ईसोफेगस के मीडियस्टाइनम में चले जाते हैं, और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी वजह से इस बंदे की डेथ हुई है। तो उसी के नाम पे हमने इसका नाम जो है वो बोरहेव सिंड्रोम रख दिया। इसकी कहानी थोड़ी ये है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ईसोफेगस की जो परफोरेशन हुई हुई है ना, दिस वन, ये वाली, दिस इज़ एक्चुअली द बोरहेव सिंड्रोम, फोर्सफुल वॉमिटिंग के बाद। और यहाँ पे आपको एक टीयर सा दिखाया होगा, ये देखें, अगर आपको ये मेलेडी-वीज टीयर है। अब डिफरेंस समझ आ रही है आपको बोरहेव में और मेलेडी-वीज टीयर में, कि बोरहेव में क्या हो रहा है कि परफोरेशन हो रही है, ईसोफेगस की सारी वॉल जो हैं वो रप्चर हो रही हैं, परफोरेट हो रही हैं। पेप्टिक अल्सर परफोरेशन हमने पढ़ी थी ना, उसी तरह ईसोफेगस की परफोरेशन है। और जो है ना मेलेडी-वीज टीयर क्या है, इट इज़ जस्ट अ टीयर, ठीक है, मतलब थोड़ी सी उसकी वॉल जो है वो रप्चर हो गई है। और आपको पता है कि अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बोरहेव सिंड्रोम का पेशेंट आपके पास ब्लीडिंग के साथ आएगा,
या फिर मेलोडी वीज टियर का। मतलब कि ब्लीडिंग का इस सेंस में कि वॉमिटिंग उसकी ब्लड वाली किस में होगी, बोरहेब में होगी या मेलोडी वीज टियर में होगी। मेलोडी वीज टियर में क्या हो रहा है, वॉल्स की जो है ना, वॉल्स टियर हो रहा है, तो वहाँ पे ब्लड वेजल्स जो हैं वो रप्चर करेंगी। तो जब ऐसा पेशेंट जो मेलोडी वीज टियर का होगा ना, उसकी वॉमिटिंग में ब्लड आपको मिलेगा। जबकि जो बोरहेब सिंड्रोम का होगा ना, उसमें सिम्टम्स अलग होंगे, क्योंकि उसमें पूरी वॉल रप्चर हो गई है। उसमें वॉमिटिंग जो है वो आपके पास जो है वो नहीं होगी रेड, मतलब ब्लड वाली। ठीक हो गया। अपर जीआईटी ब्लीडिंग की कॉज क्या है, मेलोडी वीज टियर। इसको अब हम बुक से देखते हैं। बुक में आपको क्या दिखाया हुआ है, कहते हैं स्पॉन्टेनियस जो परफोरेशन हो जाती है ना इसकी, हमारे इसोफेगस की, वो है फुल थिकनेस टियर हो जाता है डिस्टल इसोफेगस का ड्यू टू एक्सेसिव इंट्राल्यूमिनल प्रेशर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सफुल वॉमिटिंग अगेंस्ट द क्लोज्ड ग्लॉटिस। इसके बाद उन्होंने वो कहानी लिखी हुई है जो मैंने आपको सुनाई है, और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि ये ट्रांसम्यूरल परफोरेशन होती है। ये नहीं आपने लिखना कि सारी वॉल्स परफोरेट हो जाती है, ये कहना है आपने ट्रांसम्यूरल। बोरहेब सिंड्रोम इज़ अ ट्रांसम्यूरल परफोरेशन ऑफ द इसोफेगस, और मेलोडी वीज जो है ये नॉन ट्रांसम्यूरल इसोफेजियल टियर है। लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में वॉमिटिंग कॉज है। देखें ये मेलोडी वीज टियर, देखें इट इज़ अ वर्टिकल टियर एट द कार्डिया। ये आपको नीचे दिखाया भी हुआ है टियर मेलोडी वीज टियर का, कि ये टियर होता है म्यूकोजल लेयर का एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक। जहाँ पे इसोफेगस स्टमक के साथ मिल रहा होता है ना, वहाँ पे म्यूकोजा जो होती है ना, उसमें टियर आ जाता है, वर्टिकल टियर होता है बाय द फोर्सफुल वॉमिटिंग जस्ट बिलो द स्क्वेमा कोलमनर जंक्शन। इसमें क्या होगा, आपको हेमाटोमेसिस मिलेगी, मेलेना मिलेगा। मेलेना क्या है, ब्लैक कलर के स्टूल्स होंगे। ब्लैक कलर के स्टूल्स क्यों होंगे, क्योंकि ऊपर से अपर जीआईटी ब्लीड है, और इसका हम कॉन्सेप्ट जो है जीआईटी ब्लीडिंग में पढ़ चुके हैं मेडिसिन में। ब्लीडिंग जो है ये माइल्ड होती है, और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि हमने उस टियर को जो है ना क्या करना है, सील करना है, ताकि वहाँ से जो ब्लड वेजल्स लीक हो रही हैं वो ना हो। तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं स्क्लेरोथेरेपी का, जो उस जगह को सील कर देगा। तो इसका ट्रीटमेंट तो ये हो गया मेलोडी वीज टियर का। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बोरहेब सिंड्रोम जिसमें इसोफेजियल परफोरेशन हुई है ट्रांसम्यूरल, उसमें आपको इंजेक्शन से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उसमें आप कुछ और इंटरवेंशंस करोगे, पेशेंट इमरजेंसी में आएगा, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट से इसोफेजियल परफोरेशन के साथ डिस्कस करेंगे।